नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने एल क्लासेस के डिजिटल और बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा दोस्तों, और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं जर्नल साइंस। देखिए दोस्तों, आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्लेग रोग किससे फैलता है। जो प्लेग रोग के बारे में आपने सुना होगा कि किससे फैलता है। क्या ये कुत्ते से फैलता है, क्या ये बिल्ली से फैलता है, या चूहे से फैलता है, या मक्खी से फैलता है। दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि दोस्तों जो कुत्ता होता है, क्या होता है दोस्तों, कुत्ता, बिल्ली, दोस्तों कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी के काटने से दोस्तों, काटने से रेबीज रोग हो जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है, रेबीज रोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है कि ये जो रेबीज रोग है ना दोस्तों, ये एक वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, यह वायरस के द्वारा होता है दोस्तों। और क्या नाम है वायरस का, न्यूरोट्रोपिक लाइसी सीवर्स वायरस के द्वारा यह रोग होता है। यह जो वायरस है, ये पागल कुत्ते या बिल्ली वगैरह जो होती है उसकी लार में पाया जाता है दोस्तों। और जब ये कुत्ते या बिल्ली या लोमड़ी किसी को काट लेती है तो उसके घाव में उस जानवर की लार रह जाती है और वायरस भी रह जाते हैं। और उस बंदे को अगर समय पर टीका ना लगवाया जाए, रेबीज का टीका ना लगवाया जाए, रेबीज से बचने वाला इंजेक्शन ना लगवाया जाए, तो उसको रेबीज बीमारी हो जाती है दोस्तों। इस बीमारी के क्या लक्षण हैं, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया का मतलब क्या होता है दोस्तों, पानी से डर लगना। पानी से क्या लगना, डर लगना। पानी से क्या लगना दोस्तों, डर लगने लग जाता है। मृत्यु निश्चित है। अगर यह रोग एक बार हो गया तो मृत्यु 100% होती ही है। ये वाली बात आपको याद रखनी है दोस्तों। जबकि आप देख सकते हैं दोस्तों, चूहे के द्वारा, जो चूहा होता है, चूहे के द्वारा दोस्तों, जो चूहा है, चूहा के द्वारा दोस्तों प्लेग रोग हो जाता है। क्या रोग हो जाता है, प्लेग रोग हो जाता है। वो की वही बात है कि चूहे के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है। चूहे के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों, एक जीवाणु पाया जाता है जिसका क्या नाम है, पोस्चुरेला पेस्टिस। क्या नाम है दोस्तों, पोस्चुरेला पेस्टिस। पोस्चुरेला, एक सेकेंड दोस्तों, पेस्टिस, इस जीवाणु के द्वारा यह रोग होता है दोस्तों। तो इस रोग के अंदर क्या होता है, शरीर काला पड़ जाता है। शरीर क्या पड़ जाता है दोस्तों, शरीर काला पड़ जाता है। और तो और मृत्यु भी हो सकती है। अगर समय पर इलाज ना करवाया जाए तो मृत्यु भी हो सकती है। तो दोस्तों, और मक्खी के द्वारा तो आपको पता ही है, मक्खी के द्वारा पेट से संबंधित बीमारियां हो जाती है, जैसे डायरिया हो जाता है। मक्खी कौन सा रोग फैला देती है, डायरिया रोग फैला देती है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा यहां पर कि भैया प्लेग रोग चूहे के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों, चूहे के द्वारा होता है। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से आसानी से फूटना है। आप देखेंगे कि अगर गुब्बारे पर अगर हम हमारा नाखून टच करें, जैसे गुब्बारा है और अगर हम उसको नाखून से टच करें तो वो आसानी से नहीं फूटेगा। लेकिन अगर आपने उस गुब्बारे पर दोस्तों, अगर आपने उस गुब्बारे पर एक बारीक सी पिन भी लगा दी तो गुब्बारा तुरंत फट जाएगा। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि आप देख सकते हैं कि पतली चीजों के द्वारा दाब अधिक लगता है। दाब क्या लगता है दोस्तों, अधिक लगता है। अधिक
लगता है दोस्तों। पतली चीजों के द्वारा क्या लगता है दोस्तों? दाब अधिक लगता है। ये वाली बात आपको याद रखनी है। अब जैसे आप देखेंगे एक बलून है, क्या है, माना कि एक बलून है, इसको धागे से बांध रखा है मैंने। अब जैसे ही इस बलून पर अपन एक सुई चुभाएंगे दोस्तों, क्या चुभाएंगे अपन? एक सुई को टच करेंगे। यहां पर आप देखेंगे दोस्तों दाब अधिक है। दाब क्या है? अधिक है, क्योंकि नाखूनों की तुलना में सुई पतली है और पतली चीजों के द्वारा दाब हमेशा ज्यादा लगता है दोस्तों। क्या लगता है? दाब हमेशा ज्यादा लगता है और एक पॉइंट पर लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, आप देखेंगे, मेरी बात सुनिए। अभी मैं इस गुब्बारे को अगर अपने हाथ से दबाऊं, नाखूनों से दबाऊं, तो आप देखेंगे दोस्तों कि मेरे नाखून बड़े हैं और नाखून बड़े होने के कारण जो मैं दाब लगाना चाह रहा हूं वो पूरे गुब्बारे पर फैल रहा है। तो पूरे गुब्बारे पर जब मेरे नाखूनों द्वारा लगाया गया दाब फैल रहा है तो वो ठीक से नहीं लग पा रहा है, कम हो जाता है वो दाब। लेकिन अगर मैं एक सुई लगाऊं, सुई टच करवा रहा हूं दोस्तों, तो आप देखेंगे सुई के द्वारा लगाया गया दाब पूरे गुब्बारे पर नहीं फैल रहा है, केवल गुब्बारे के एक पॉइंट पर ही सारा का सारा दाब लग रहा है और उस पॉइंट में क्या हो जाएगा? छेद हो जाएगा। तो दोस्तों सही उत्तर क्या होगा कि नाखून की तुलना में सुई का गुब्बारे पर अधिक दाब लगाना। नाखून की तुलना में दोस्तों सुई क्या लगाएगी? गुब्बारे पर अधिक दाब लगाएगी। ठीक है दोस्तों, अगला ऑप्शन क्या था? नाखून की तुलना में सुई का गुब्बारे पर कम दाब। नहीं, सुई नाखून से कठोर होने से ये कोई बात नहीं हुई कि सुई कठोर है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर क्या है कि भैया नाखून की तुलना में सुई अधिक दाब लगाती है। क्या लगाती है? अधिक दाब लगाती है। अब अगर ये प्रश्न ऐसे आ जाता कि हम अगर एक गुब्बारे पर पेन की नोक, जैसे मेरे हाथ में पेन है, ये गुब्बारा है, इस पर मैं पेन की नोक टच करवाऊं और सुई की नोक टच करवाऊं, तो सुई से गुब्बारा आसानी से फूट जाएगा पेन की नोक की तुलना में। क्यों? वही वाली बात है कि भैया पेन की नोक की तुलना में सुई की नोक पतली है और जब पतली चीजों द्वारा दाब लगाया जाता है तो वो हमेशा एक पॉइंट पर लगता है और वो बहुत ज्यादा होता है, इसलिए चीजें आसानी से फट जाती है, उनमें छेद हो जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिए, हवा से फैलने वाला रोग कौन सा है? क्या क्षय रोग हवा के द्वारा फैलता है क्या दोस्तों? हैजा रोग हवा के द्वारा फैलता है क्या? चेचक रोग हवा के द्वारा फैलता है क्या? या कैंसर हवा के द्वारा फैलता है क्या? दोस्तों आप देख सकते हैं ये क्षय रोग क्या है, इसके बारे में जरा अपन देख लेते हैं। क्षय रोग, क्षय रोग दोस्तों, जो ये क्षय रोग है ना, ये इसको अपन टीबी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको अपन? टीबी रोग भी कह सकते हैं, या इसको अपन ट्यूबरकुलोसिस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ट्यूबरकुलोसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। या इसको भैया यक्ष्मा रोग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? यक्ष्मा रोग के नाम से भी इसको जानते हैं। कितने सारे नाम है देखो इसके। और ये होता है दोस्तों किसके द्वारा? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु के द्वारा यह रोग होता है। यह रोग होता है एक जीवाणु के द्वारा दोस्तों। जीवाणु का क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है दोस्तों। किसके द्वारा होता है? ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा यह होता है दोस्तों। और ये इस रोग का संचार कैसे होता है दोस्तों? संचार कैसे होता है? जब रोगी खांसता है, ठीक है दोस्तों, खांसता है, छींकता है, जब रोगी खांसता है, छींकता है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो जीवाणु हैं वो हवा के द्वारा फैल जाते हैं। जीवाणु हवा के द्वारा दोस्तों, हवा के द्वारा फैल जाते हैं दोस्तों, हवा के द्वारा फैल जाते हैं। और कौन सी बीमारी हो जाती है? स्वस्थ लोगों को भी टीबी रोग हो जाती है दोस्तों। लक्षण क्या है इस रोग के? लक्षण क्या है भैया? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है इससे? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है दोस्तों। और तो और शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर हड्डियों का ढांचा रह जाता है, हड्डियों का ढांचा रह जाता है, ढांचा रह जाता है दोस्तों। हड्डियों का क्या बन जाता है? शरीर ढांचा
बन जाता है। ये वाली बात आपको याद रखना है। अब भैया इसका बचाव व उपचार क्या है, बचाव व उपचार क्या है, आप देख सकते हैं दोस्तों। बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, यहां पर BCG का टीका लगवाते हैं। क्या लगवाते हैं, BCG का टीका लगवा लो। अगर बच्चों के BCG का टीका लगवा दोगे तो उनमें आसानी से टीबी नहीं होगा। और तो और दोस्तों, डॉट्स एक प्रोग्राम है सरकार के द्वारा चलाया गया, सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है, सरकार के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया है जिस प्रोग्राम का नाम है डॉट्स। इस डॉट्स के अंदर बहुत सारी दवाइयां सरकार के द्वारा दी जाती है सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर, और ये दवाइयां अगर व्यक्ति लंबे समय तक लेता रहता है तो पूरी तरह से टीबी बीमारी से वो बच सकता है दोस्तों। तो आई होप ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई कि हवा के द्वारा कौन सा रोग फैल रहा है दोस्तों, क्षय रोग फैल रहा है। कौन सा रोग फैल रहा है, हवा के द्वारा क्षय रोग फैल रहा है। जबकि दोस्तों चेचक रोग कैसे होता है, हैजा रोग क्या होता है, कैंसर क्या होता है, जरा इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। चेचक, हैजा और कैंसर के बारे में दोस्तों, कि चेचक क्या है। एक सेकंड दोस्तों, चेचक क्या है, चेचक क्या है, ठीक है दोस्तों, हैजा क्या है और कैंसर क्या है। कैंसर क्या है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये जो चेचक रोग है ना, ये एक वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, ये वायरस के द्वारा होता है ये। और वायरस का क्या नाम है, वेरियोला जोस्टर वायरस। क्या नाम है दोस्तों, वेरियोला जोस्टर, वेरियोला जोस्टर वायरस के द्वारा दोस्तों, क्या नाम है दोस्तों, वेरियोला जोस्टर वायरस के द्वारा होता है दोस्तों ये रोग। वेरियोला जोस्टर वायरस के द्वारा यह रोग होता है दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस बीमारी के अंदर क्या होता है। सबसे पहली बात तो इसका संचरण कैसे होता है, संचरण कैसे होता है, संचरण मतलब कि रोगी से यह जो रोग है ना वो स्वस्थ व्यक्ति में कैसे होता है भैया, कैसे होता है दोस्तों, हवा के द्वारा होता है। कैसे होता है, हवा के द्वारा होता है दोस्तों, हवा के द्वारा फैल सकता है ये। और तो और स्पर्श के द्वारा भी फैल सकता है। किसके द्वारा फैल सकता है, स्पर्श के द्वारा फैल सकता है। अब आप बोलेंगे सर हवा के द्वारा फैलने वाले रोगों में तो फिर वो टीबी के साथ इसको भी टिक कर सकते हैं, लेकिन टीबी पूरी तरह से हवा के द्वारा फैलता है, जबकि ये रोग थोड़ा बहुत हवा से भी फैलता है और थोड़ा बहुत दोस्तों स्पर्श से भी फैलता है। लक्षण क्या है इस रोग के, लक्षण क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि त्वचा पर चकते पड़ जाते हैं, चकते, लाल धब्बे पड़ जाते हैं, लाल धब्बे पड़ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। त्वचा पर चकते पड़ जाते हैं दोस्तों, त्वचा पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं दोस्तों, छाले हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों, छाले हो जाते हैं त्वचा के ऊपर। और तो और मृत्यु भी हो सकती है, अगर समय पर इलाज ना करवाया जाए तो क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहां पर इस हैजा बीमारी के अंदर क्या होता है, जो हैजा बीमारी है दोस्तों ये एक जीवाणु के द्वारा हो रही है, जीवाणु के द्वारा हो रही है। और जीवाणु का क्या नाम है दोस्तों, विब्रियो कोलेरी। क्या नाम है, जीवाणु का नाम है दोस्तों विब्रियो कोलेरी के द्वारा यह होता है, विब्रियो कोलेरी या कोलेरा के द्वारा यह होता है दोस्तों, ठीक है। कैसे संचरण होता है इस रोग का, कैसे फैलता है ये, दूषित जल पी लिया भैया, दूषित जल पी लिया या दूषित भोजन कर लिया। अगर इन भोजन के अंदर अगर ये जीवाणु होगा और अगर आप ऐसा भोजन कर रहे हैं, ऐसा पानी पी रहे हैं, तो आपको भी क्या हो सकता है दोस्तों, हैजा बीमारी हो सकती है। लक्षण क्या है इस रोग के, लक्षण क्या है, उल्टी दस्त होना। क्या होना दोस्तों, उल्टी होना, दस्त होना, पेट का संक्रमण हो जाना, पेट का क्या हो जाना, संक्रमण हो जाना दोस्तों। और दोस्तों कैंसर के अंदर क्या होता है, जरा वो भी अपन देख लेते हैं कि कैंसर के अंदर क्या होता है, जरा ये भी अपन देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, कैंसर के अंदर क्या होता है दोस्तों, शरीर में आप देख सकते हैं शरीर की जो कोशिकाएं होती है, शरीर की जो कोशिकाएं होती है वो कभी कभी दोस्तों तंबाकू के कारण, जैसे कोई तंबाकू खा रहा है, तंबाकू के कारण, ठीक है दोस्तों, या कोई यूवी प्रकाश है, ठीक है, या एक्स रेज है,
एक्सरेज है, या कोई केमिकल है दोस्तों, केमिकल है, या दोस्तों कोई पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन के कारण या प्रदूषकों के कारण, किसके कारण, प्रदूषकों के कारण। इनके कारण दोस्तों क्या होता है, कोशिकाएं अनियंत्रित, कोशिकाओं में क्या होने लग जाता है दोस्तों, अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लग जाता है। कोशिका क्या होने लग जाता है दोस्तों, विभाजन होने लग जाता है। और कोशिका जब विभाजन अनियंत्रित हो जाएगा तो शरीर में गांठें पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है दोस्तों, गांठें पड़ जाती है, जिसको ट्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्यूमर कहते हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब ट्यूमर हो जाता है तो ये सड़ने लग जाता है, सड़ने लग जाता है, और सड़ता सड़ता यही किस में बदल जाता है, कैंसर में बदल जाता है। और लास्ट में जाके व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न क्या है हमारे लिए, जरा आप वो भी देखिए। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? क्या ओजोन परत हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? क्या ओजोन परत हमें लेजर किरणों से बचाती है? क्या ओजोन परत हमें माइक्रोवेव किरणों से बचाती है? क्या ओजोन परत इनमें से किसी से भी हमें नहीं बचाती है? दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है, क्या है दोस्तों, हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों, हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के चारों तरफ आप देख सकते हैं वायुमंडल के अंदर ओजोन परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, ओजोन परत पाई जाती है, जो कि ओजोन गैस से बनी हुई रहती है। किससे बनी हुई होती है दोस्तों, ओजोन गैस से बनी हुई ओजोन परत पाई जाती है। जो सूर्य का प्रकाश होता है ना दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में दोस्तों, सूर्य के प्रकाश में हानिकारक विकिरण पाए जाते हैं। हानिकारक यूवी विकिरण पाए जाते हैं। यूवी की विकिरण क्या है दोस्तों, अल्ट्रावायलेट विकिरण पाए जाते हैं। और इन हानिकारक यूवी विकिरणों को ये O3 गैस की जो परत पृथ्वी के चारों तरफ पाई जा रही है, ये पृथ्वी की तरफ आने ही नहीं देती है दोस्तों। और आप देख सकते हैं कि इस धरती पर जो रहने वाले लोग हैं वो इस गैस के कारण, इस हानिकारक विकिरणों से, इन हानिकारक अल्ट्रावायलेट विकिरणों से बचे रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ओजोन परत हमें किससे बचाती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, जो कि सूर्य से आती है दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, यहां पर देखिए दोस्तों, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? क्या रिचर्ड आर्कराइट ने किया था? क्या न्यू कैमन ने किया था? क्या जेम्स वॉट ने किया था? क्या या इसमें से किसी ने भी नहीं किया था? तो भैया भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था दोस्तों। और जैसे ही भाप के इंजन का आविष्कार हुआ तो आधुनिक युग की शुरुआत हो गई भैया। आधुनिक युग, या अपन बोल सकते हैं औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई दोस्तों। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई दोस्तों। ये वाली बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिए जरा, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी गैस जहरीली होती है? निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सी गैस जहरीली होती है? कौन सी गैस जहरीली है? क्या कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली होती है? क्या ऑक्सीजन जहरीली होती है? क्या कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली होती है? क्या कोई भी नहीं होती है? दोस्तों यहां पर मैं आपको पूरा बताना चाहूंगा कि कौन सी गैस क्या है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, CO2 गैस, इसको बोलते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। जब हम श्वसन करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं हम, श्वसन करते हैं, तो यह गैस निकलती है दोस्तों। यह गैस क्या होती है, शरीर से निकलती है दोस्तों। वायुमंडल में यह गैस 0.03% होती है दोस्तों। आई बात आपको दोस्तों। और तो और पादपों में श्वसन के दौरान, पादपों में जंतु तो श्वसन के दौरान CO2 को छोड़ रहे हैं, देखो एरो बाहर निकल रहा है, मतलब छोड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों पादप श्वसन के दौरान या प्रकाश संश्लेषण के दौरान, सॉरी एक सेकंड में इसको थोड़ा सा बदल देता हूं दोस्तों, पादप प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण
के दौरान दोस्तों कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? CO2 लेते हैं दोस्तों और अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों? ग्रहण करके क्या बनाते हैं दोस्तों? भोजन बनाते हैं। भोजन बनाते हैं, ग्लूकोज बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों इसी प्रकार से जब कोयला जलता है, क्या जलता है दोस्तों? कोयला जलता है दोस्तों। जब कोयला जलता है दोस्तों, और कब जलता है? जब कोयला जलता है वायु की कमी में। वायु की कमी में, कमी में जब कोयला जलता है दोस्तों तो जहरीली गैस निकलती है। क्या निकलती है दोस्तों? एक जहरीली गैस निकलती है दोस्तों। और इस जहरीली गैस को क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। मोनो मतलब एक और ऑक्साइड मतलब ओ, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो गैस है ना, ये रंगहीन होती है। रंगहीन है दोस्तों, गंधहीन है। इसमें गंधहीन है, गंध ही नहीं है भैया, रंगहीन है, गंधहीन है। और तो और दोस्तों ये जहरीली और है, मार सकती है, जहरीली है। इसलिए रात को सर्दियों में, इसलिए रात को कमरे में अंगीठी जलाकर खिड़की दरवाजे बंद करके नहीं सोना चाहिए। नहीं सोना चाहिए दोस्तों, नहीं सोना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर रात को सर्दी लग रही है भैया, तप रहे, मूंगफलियां खा रहे हैं आराम से बैठ के, सिगड़ी जलाते हैं ना कई लोग, चूल्हा होता है छोटा जिसमें कोयला जलते रहते हैं, बढ़िया खाते खाते सो गए, चलो तपते तपते बढ़िया, खिड़की भी बंद कर दी सर्दी में, गेट भी बंद कर दिया, सोच रहे हैं कमरा गर्म हो जाएगा। कमरा क्या गर्म हो जाएगा? कमरे में वायु की कमी हो जाएगी, और जब वायु की कमी में वो कोयला जलेगा तो जहरीली गैस निकलेगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कोई जहरीली गैस वहां पे उत्पन्न भी हो रही है उस कोयले में से। क्यों? क्योंकि इसमें रंग नहीं होती है, इसमें गंध नहीं होती है। सूंघोगे तो पता चलेगा ना, सूंघात में आएगी नहीं, गंध ही नहीं है, लेकिन जहरीली है, सुबह उठेगा ही नहीं बंदा कभी। इसलिए इसको मीठी मौत भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मीठी मौत भी कहते हैं। आदमी मर जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है। ठीक है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस जहरीली है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जहरीली है दोस्तों। कौन सी गैस जहरीली है दोस्तों? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जहरीली है। लेकिन दोस्तों ऑक्सीजन के बारे में जरा आप देखिए। ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% होती है। इसको प्राणवायु भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्राणवायु भी कहते हैं दोस्तों। और ये हमारे अंदर श्वसन में सहायक गैस है दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिए, बैटरी द्वारा दी गई विद्युत धारा को हम कहते हैं। बैटरी द्वारा जो विद्युत धारा प्रदान की जाती है, मतलब जो सेल होते हैं ना दोस्तों, सेल से जो विद्युत धारा प्राप्त होती है वो कैसी धारा होती है? क्या वो प्रत्यावर्ती धारा होती है? क्या वो उच्च विद्युत धारा होती है? क्या वो निम्न विद्युत धारा होती है? क्या वो दिष्ट धारा होती है? क्या दोस्तों आप समझिए ध्यान पूर्वक। देखिए दोस्तों, यहां पर अपन पढ़ेंगे धारा के प्रकार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? विद्युत धारा के प्रकार के बारे में। दोस्तों विद्युत धारा है ना, दो प्रकार की है। कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। प्रत्यावर्ती धारा और दूसरी है दोस्तों दिष्ट धारा। क्या है दोस्तों? दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? ऐसी धारा जिसमें क्या होते हैं दोस्तों? फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। ऐसी धारा जिसमें कंपन होते रहते हैं। और अगर मैं सरल भाषा बताऊं, ऐसी धारा जिसमें हर समय कंपन होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं दोस्तों? कंपन होते रहते हैं। लेकिन दोस्तों जो दिष्ट धारा है इसमें कंपन नहीं होते हैं। इसमें क्या नहीं होते दोस्तों? कंपन नहीं होते। दोस्तों ये जो धारा होती है सेल से प्राप्त हो जाती है, दिष्ट धारा। ठीक है दोस्तों, इसको डीसी करंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डीसी करंट कहते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसको एसी करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एसी करंट भी कहते हैं। सेल से या दिष्ट धारा जनित्र से,
दिष्ट धारा जनित्र से यह प्राप्त होती है दोस्तों, से प्राप्त होती है दोस्तों। जबकि दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा कहां से प्राप्त होती है दोस्तों? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र से प्राप्त होती है दोस्तों। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सेल से कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है दोस्तों? दिष्ट विद्युत धारा प्राप्त होती है। कौन सी विद्युत धारा प्राप्त होती है दोस्तों? दिष्ट धारा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न आप जरा देखिए, अगला प्रश्न क्या है? पद बिट का प्रयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया जाता है? बिट, क्या कंप्यूटर के विज्ञान में ये बिट शब्द काम में आता है क्या यह इंजीनियरिंग में काम में आता है क्या यह जीव विज्ञान में काम में आता है या रेडियोलॉजी में काम में आता है दोस्तों कंप्यूटर विज्ञान में काम में आने वाला पद है बिट। बिट किसका शब्द है दोस्तों? कंप्यूटर विज्ञान में दोस्तों, कंप्यूटर विज्ञान में दोस्तों, कंप्यूटर विज्ञान में बिट दोस्तों एक स्टोरेज का एक अपन बोल सकते हैं यूनिट है दोस्तों। कंप्यूटर के विज्ञान में बिट क्या है दोस्तों? डाटा स्टोरेज की इकाई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे अपन दूध लाते हैं ना, 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दो, अपन सब्जियां लाते हैं 1 किलो सब्जी दे दो, वैसे ही डाटा किस में आता है दोस्तों? बिट में आता है। बिट क्या है दोस्तों? कंप्यूटर विज्ञान में बिट डाटा स्टोरेज की एक इकाई है दोस्तों। जैसे आप कह सकते हैं दोस्तों कि जो कंप्यूटर में डाटा जो संग्रहित होता है ना, डाटा संग्रहित होता है दोस्तों, डाटा संग्रहित होता है बिट के रूप में। किसके रूप में दोस्तों? बिट के रूप में। ठीक है दोस्तों, ये मेमोरी की एक छोटी यूनिट है। ये क्या है दोस्तों? मेमोरी की, जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसकी एक छोटी इकाई है दोस्तों। क्या है दोस्तों? छोटी इकाई है दोस्तों। ये वाली बात आपको याद रखनी है। आपको याद रखना है दोस्तों 8 बिट मिलकर दोस्तों 1 बाइट बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं? 1 बाइट बनाते हैं दोस्तों। और दोस्तों 8 बाइट मिलकर दोस्तों आप देख सकते हैं 1 केबी बनाते हैं दोस्तों। और 1024 केबी मिलकर दोस्तों 1 एमबी बनाते हैं दोस्तों। क्या बनाते हैं? 1 एमबी बनाते हैं दोस्तों। और 1024 एमबी मिलकर दोस्तों 1 जीबी बनाते हैं दोस्तों। और आप देख सकते हैं दोस्तों 1000 या 1024 एमबी दोस्तों 1000 जीबी मिलकर दोस्तों, क्या दोस्तों? 1000 या 1024 जीबी मिलकर दोस्तों क्या बनाते हैं? 1 सेकेंड जीबी मिलकर दोस्तों 1 टीबी बनाते हैं दोस्तों। तो आपको ये वाली बात आपको क्या रखनी है? ध्यान रखनी है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है अपना? जरा अगला प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत क्या है दोस्तों? पृथ्वी पर प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत क्या है? रोशनी वाली एलईडी, सूर्य, ट्यूबलाइट, स्टार। क्या भैया ट्यूबलाइट क्या करोड़ों सालों से मौजूद है क्या? है नहीं। पृथ्वी पर प्रकाश का जो प्राकृतिक स्रोत है दोस्तों वो सूर्य है। क्या है दोस्तों? सूर्य है दोस्तों। सूर्य पर आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों कि सूर्य पर दोस्तों हाइड्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। और यह हाइड्रोजन गैस मिलकर दोस्तों हीलियम के परमाणु बनाती है। यहां पर संलयन हो रहा है दोस्तों। क्या हो रहा है? संलयन हो रहा है। और इस संलयन से बहुत ज्यादा क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है दोस्तों। और इस ऊर्जा के कारण ही सूर्य में हमेशा गर्मी रहती है दोस्तों। क्या रहती है दोस्तों? गर्मी रहती है दोस्तों। तो अपन क्या बोल सकते हैं? वहां पर नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय संलयन के कारण वहां पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु मिलकर हीलियम का 1 परमाणु बना लेते हैं। हीलियम का क्या बना लेते हैं? 1 परमाणु बना लेते हैं दोस्तों। और इसी दौरान बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। इसी ऊर्जा के कारण सूर्य हमेशा गर्म रहता है, सूर्य से प्रकाश निकलता रहता है। अगला प्रश्न क्या है? समुद्र में ज्वार के आने का कारण क्या है? समुद्र में ज्वार क्यों आते हैं दोस्तों? क्या बोल रहा है ये? समुद्र में ज्वार क्यों आते हैं? 1 सेकंड दोस्तों। अब आपको दिख रहा होगा सही से।
समुद्र में ज्वार के आने का कारण क्या है? ठीक है, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, महासागरों में हवा के कारण, इनमें से कोई नहीं। जरा आप देखिए, मैं भी आपको समझाता हूं दोस्तों। देखिए आप, यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारी पृथ्वी है। यह क्या है दोस्तों? हमारी पृथ्वी है। समझना की बात आपको। पृथ्वी के ऊपर आप देख सकते हैं दोस्तों, यह है हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या है दोस्तों? यह आपकी पृथ्वी के ऊपर पाया जाने वाला है समुद्र। क्या है दोस्तों? यह आपकी पृथ्वी पर पाया जाने वाला क्या है? समुद्र है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहां पर चंद्रमा है। क्या है दोस्तों? चंद्रमा है, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है। चंद्रमा पृथ्वी का क्या लगाता रहता है दोस्तों? चक्कर लगाता रहता है। आपको पता है दोस्तों, ये चंद्रमा एक बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल। प्रत्येक पिंड में एक बल, प्रत्येक पिंड पता है चीजों को खींचता है। आपको पता है, हम भी एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आप अभी मोबाइल को देख रहे हो ना, मोबाइल को आप अपनी शरीर की ओर आकर्षित कर रहे हो, मोबाइल भी आपको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। फिर आप बोलेंगे, फिर सर ये मोबाइल हमारे से चिपक क्यों नहीं रहा कि अगर हम इसको आकर्षित कर रहे तो? हमारा शरीर छोटा है, हमारे शरीर का द्रव्यमान कम है, मोबाइल का भी द्रव्यमान कम है। प्रत्येक पिंड, प्रत्येक चीज, प्रत्येक वस्तु, यहां तक कि ये पेन भी दोस्तों, सब कुछ, ये कपड़े, सब कुछ एक दूसरे को आकर्षित कर रही है। लेकिन दोस्तों इनके आकर्षण बल का मान बहुत कम है, क्योंकि ये वस्तुएं छोटी है। इसी प्रकार से दोस्तों सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बृहस्पति ग्रह, ये सभी एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन इनके आकर्षण बल का मान बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये पिंड बहुत बड़े हैं। जितना बड़ा पिंड होगा उसके द्वारा आकर्षण बल का मान भी बहुत अधिक होगा। चंद्रमा एक बड़ा पिंड है दोस्तों, इसके द्वारा भी आकर्षण किया जा रहा है। अब पृथ्वी को तो इसकी इतनी टाप तो है नहीं कि ये पृथ्वी को अपनी ओर खींच ले, तो दोस्तों जो पृथ्वी के ऊपर का जो पानी है ना, वही थोड़ा ऊपर की ओर खिंच जाता है। यहां पर आप देखिए, ऊपर की ओर खींच गया, और अपन बोल सकते हैं ज्वार आ गया। क्या हो गया दोस्तों? ज्वार। ज्वार मतलब क्या है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण के कारण पानी का ऊपर चढ़ना, ऊपरी मैदानों में चढ़ जाना, ठीक है, किनारों पर आ जाना, पानी का ऊंचाई पर पहुंच जाना, ज्वार कहलाता है। और दोस्तों जब इस चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण में कमी आती है तो ये पानी वापस नीचे चला जाता है, तो उसे बोलते हैं भाटा आना। ठीक है दोस्तों, तो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही दोस्तों क्या आता है? समुद्र में ज्वार भाटा आता है। अगला प्रश्न आप देखिए, नब्ज नापने की क्रिया डॉक्टर के द्वारा किसका पता लगाने के लिए की जाती है? ये डॉक्टर साहब नब्ज क्यों नापते हैं? जैसे आप गए, डॉक्टर साहब कल पेपर है लेकिन घबराहट हो रही है, तबीयत खराब हो रही है। डॉक्टर साहब बुलाएंगे, अच्छा आइए बैठिए, मुंह खोलिए, आपका मुंह देखेंगे, आंख चेक करेगा, हाथ चेक करेगा, आपका जो नब्ज देखेगा सही तो है ना। फिर आपका जो हार्ट के यहाँ पे एक स्टेथोस्कोप होता है जो कान में लगा के रखते हैं ना, जो एयरफोन जैसा होता है, यहाँ पे लगा के फिर वो आपकी सुनेगा, फिर बोलेगा यार आपके तो हार्ट बीट बहुत तेज है, आपकी तो नाड़ी भी बहुत तेज चल रही है, मतलब आपका हृदय बहुत तेजी से ब्लड को पंप कर रहा है। दोस्तों जब भी घबराहट होती है ना, तो जो हार्ट होता है ना, वो तेजी से ब्लड को पंप करने लग जाता है। घबराहट के मारे बेचारा हार्ट भी डर जाता है, तो तेजी से ब्लड को पंप करने लग जाता है। तो जब तेजी से ब्लड पंप होगा शरीर में, तो नाड़ी भी बढ़ जाती है दोस्तों। तो हृदय की गति को मापने के लिए, हृदय की गति का पता लगाने के लिए दोस्तों नाड़ी को या नब्ज को मापा जाता है दोस्तों। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कहां पर होता है? क्या अग्नाशय के अंदर होता है? क्या पित्ताशय में होता है? क्या फेफड़ों में होता है? क्या अस्थि मज्जा में होता है? क्या इंसुलिन हार्मोन, मैं आपको पूरा बताना चाहूंगा इसके बारे में दोस्तों। इंसुलिन हार्मोन, सबसे पहले अपन देखते हैं इंसुलिन हार्मोन। ठीक है दोस्तों, इसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों हमारे अंदर एक अग्नाशय ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय ग्रंथि। दोस्तों आपको पता है ये जो ग्रंथि है ना, ये मिश्रित ग्रंथि है या मिश्रित ग्रंथि है। कैसी ग्रंथि है दोस्तों? मिश्रित ग्रंथि है। क्यों है भैया मिश्रित ग्रंथि? क्योंकि यह ग्रंथि अंतःस्त्रावी और बहिःस्त्रावी दोनों के समान व्यवहार करती है। क्योंकि यह हार्मोन भी बनाती है,
क्योंकि ये हार्मोन भी बनाती है दोस्तों। और हार्मोन कौन सा बना रही है? इंसुलिन। और दोस्तों ये पाचक एंजाइम भी बनाती है। क्या बनाती है? पाचक एंजाइम भी बनाती है, जो कि भोजन का क्या कर देते हैं? पाचन कर देते हैं। तो अब मुझे आप बताओ, ये ग्रंथि मिक्स ग्लैंड हुई या नहीं हुई? ग्रंथियों का क्या काम है? गले में एक थायराइड ग्रंथि होती है, भेजे के अंदर, ये मस्तिष्क के अंदर दोस्तों पीयूष ग्रंथि होती है, बहुत सारी ग्रंथियां हैं शरीर के अंदर। ये जितनी भी ग्रंथियां होती है ना, ये अंतःस्त्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां होती है जिनमें नलियों का अभाव होता है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां जो पदार्थ बनाती है उन्हें हार्मोन कहते हैं। यह ग्रंथियां अपने बनाए गए हार्मोन को सीधा ही रक्त में छोड़ देती है, क्योंकि इनके पास में कोई नलियां नहीं होती है। रक्त ही अपने आप इन हार्मोनों को पूरे शरीर में पहुंचा देता है दोस्तों। अंतःस्त्रावी ग्रंथि वाली बात समझ में आ गई कि नलिका विहीन ग्रंथियों से बना तंत्र ही अंतःस्त्रावी तंत्र कहलाता है। अंतःस्त्रावी ग्रंथियों के द्वारा हार्मोन स्त्रावित किए जाते हैं, एंजाइम नहीं। लेकिन हमारे शरीर में एक ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि, ये मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथि है, क्योंकि ये हार्मोन भी बना रही है, इंसुलिन भी बना रही है दोस्तों। ये पाचक एंजाइम भी बना रही है जो भोजन का पाचन कर रहा है दोस्तों। आपको पता है ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? आप जो भी खाते हैं दोस्तों, जो आप अनाज खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं दोस्तों, उससे आपके रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता जाता है दोस्तों। आपके शरीर में या आपके रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ता जाता है दोस्तों। ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? ये जो इंसुलिन जो हार्मोन है दोस्तों, इंसुलिन जो हार्मोन है दोस्तों, ये आपके रक्त में जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में बदल देता है। और जब ग्लाइकोजन में बदल देगा तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाएगा और हमारे शरीर में शर्करा नहीं बढ़ेगी। ये ग्लाइकोजन क्या है दोस्तों? ये जंतुओं में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब अगर शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए तो दोस्तों रक्त में पाया जाने वाला ग्लूकोज कभी ग्लाइकोजन में बदलेगा ही नहीं। लगातार रक्त में ग्लूकोज, शर्करा का स्तर बढ़ता जाएगा। ग्लूकोज एक शर्करा है दोस्तों, इसका स्तर बढ़ता जाएगा, रक्त में शुगर ही शुगर हो जाएगी, शुगर की बीमारी हो जाएगी, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं अपन? शुगर की बीमारी हो जाती है, ठीक, मधुमेह बोलते हैं हिंदी में इसे। तो दोस्तों इंसुलिन किसके द्वारा स्त्रावित होता है? अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित होता है, ठीक है दोस्तों। किसके द्वारा स्त्रावित होता है? यह अग्नाशय के द्वारा स्त्रावित होता है दोस्तों। फेफड़े क्या काम करते हैं दोस्तों? श्वसन में सहायक है। इसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, जो पित्ताशय होता है और जो अस्थि मज्जा होता है, ये भी अपन समझ लेते हैं। ये पित्ताशय क्या है, पित्ताशय क्या है, और दोस्तों अस्थि मज्जा क्या है, अस्थि मज्जा क्या है दोस्तों पित्ताशय। पित्ताशय में दोस्तों पित्त रस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पित्त रस का निर्माण होता है। और दोस्तों ये पित्त रस कहां पर संग्रहित होता है दोस्तों? आप देख सकते हैं दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों, पित्त रस लिखता हूं पहले। दोस्तों पित्त रस का जो निर्माण है ना, यकृत में होता है। कहां होता है दोस्तों? यकृत में होता है। और दोस्तों ये पित्तरस संग्रहित कहां होता है? बन तो यकृत में रहा है, लेकिन संग्रहित होता है ये पित्ताशय में। किस में होता है दोस्तों? पित्ताशय में होता है। दोस्तों ये पित्तरस क्या काम करता है? जो आप घी तेल खा रहे हैं, घी तेल खा रहे हैं, घी जो हम खा रहे हैं, तेल जो हम खा रहे हैं, जिसको अपन लिपिड भी कहते हैं या हिंदी में जिसको वसा भी कहते हैं, जो वसा की जो बड़ी बड़ी जो गोलिकाएं हैं ना दोस्तों, उसको ये पित्त रस छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? वसा का पायसीकरण भी कहते हैं दोस्तों। और क्या काम है इस पित्त रस का? आंत में, छोटी आंत में, छोटी आंत में क्षारीय माध्यम बनाना, पाचन के लिए क्षारीय माध्यम प्रदान करना, क्योंकि ये क्षार होता है दोस्तों। क्या होता है? ये क्षार होता है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों ये अस्थि मज्जा क्या है? आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हड्डियां हमारे शरीर में पाई जाती है, हमारे शरीर में क्या पाई जाती है दोस्तों? जो हड्डियां पाई जाती है। आपको पता है दोस्तों, हमारे शरीर में जो हड्डियां होती है, ये हड्डियां खोखली होती है।
ये हड्डियां क्या होती है दोस्तों, ये हड्डियां खोखली होती है। हड्डियां क्या होती है, खोखली होती है। और इन हड्डियों के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है दोस्तों। इन हड्डियों के अंदर क्या भरा रहता है, एक लिक्विड भरा रहता है दोस्तों। इन हड्डियों में क्या भरा रहता है, एक लिक्विड भरा रहता है दोस्तों। इस लिक्विड को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, अस्थि मज्जा कहते हैं दोस्तों। दोस्तों इस अस्थि मज्जा के अंदर ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है, यह कोशिकाएं ही आरबीसी का निर्माण करती रहती है। क्या करती रहती है, आरबीसी का निर्माण करती रहती है। कोई आपसे बोले रक्त का निर्माण कहां हो रहा है, हड्डियों में खोखला स्थान होता है, उन खोखले स्थान में एक लिक्विड भरा रहता है अस्थि मज्जा, बहुत सी कोशिकाएं होती है, इसमें ये कोशिकाएं ही आरबीसी का निर्माण करती है दोस्तों। ये वाली बात आपको याद रखनी है दोस्तों। बोन मैरो भी इसे कहते हैं। ध्वनि किसमें गमन नहीं करती है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, ध्वनि किसमें गमन नहीं करती है। क्या ध्वनि निर्मात में गमन नहीं करती है, क्या ध्वनि वायु में गमन नहीं करती है, क्या ध्वनि ठोस में गमन नहीं करती है, या पानी में गमन नहीं करती है। दोस्तों जो ध्वनि होती है ना, ध्वनि, यह ध्वनि किसमें गमन नहीं करती है दोस्तों, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों ध्वनि क्या है, ध्वनि क्या है दोस्तों, जब वस्तु में कंपन होते हैं, कंपनों से ध्वनि उत्पन्न होती है दोस्तों। कंपनों से ध्वनि उत्पन्न होती है दोस्तों। क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है दोस्तों। ये वाली बात आपको याद रखनी है। जब कोई कंपन हो रहा है, अभी थाली को बजाऊंगा ना, ठन 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 ठन, तो थाली में कंपन से ध्वनि उत्पन्न होगी। मैं बोल रहा हूं तो मेरे गले में जो झिल्लियां पाई जा रही है, उनमें कंपन के कारण ही मेरे मुंह से ध्वनि निकल रही है। तो कंपनों से ध्वनि उत्पन्न होती है दोस्तों। ये वाली बात आपको याद रखनी है दोस्तों। ध्वनि के संचरण के लिए, ध्वनि के संचरण के लिए, ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है दोस्तों, माध्यम की आवश्यकता होती है। कौन कौन सा माध्यम चाहिए, ठोस माध्यम चाहिए, गैस चलेगा भैया, गैस भी चलेगा, तरल भी चलेगा भैया। इन तीनों ही माध्यमों में ध्वनि का संचरण हो सकता है। लेकिन दोस्तों माध्यम के बिना, माध्यम के बिना मतलब अगर निर्वात की स्थिति हो जाए, निर्वात की स्थिति हो जाए तो ध्वनि का संचरण नहीं होगा, ध्वनि का संचरण नहीं होगा, संचरण नहीं होगा दोस्तों। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। तो भैया निर्वात में ध्वनि का क्या नहीं होता है, कभी भी संचरण नहीं होता है। अब आपको पता है दोस्तों कि हमारी पृथ्वी के चारों तरफ अंतरिक्ष में कोई माध्यम नहीं है, ना कोई वायु है, ना कोई ठोस है, ना कोई पानी है। अगर चंद्रमा पे कोई विस्फोट होए ना, तो उसकी आवाज हमारी पृथ्वी पर नहीं आएगी। अगर सूर्य के आसपास कोई विस्फोट हो, अंतरिक्ष में कोई भी धमाका हो, तो उसकी आवाज हमारी पृथ्वी पर नहीं आएगी, क्योंकि वहां पर निर्वात है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि ध्वनि का मतलब ही क्या है, ध्वनि कंपन है दोस्तों। और कंपन हमेशा कणों के द्वारा या ठोस के द्वारा या तरल से टकराते हुए ही आगे पहुंचते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, एड्स किसके द्वारा फैलता है दोस्तों। क्या एड्स बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, क्या एड्स दोस्तों वायरस के द्वारा फैलता है, क्या एड्स किसके द्वारा फैलता है, बैक्टीरिया के द्वारा, विषाणु के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, या फंगस के द्वारा। दोस्तों आप देख सकते हैं जो एड्स है दोस्तों, एड्स यह HIV वायरस के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों। एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है दोस्तों। यह वायरस क्या करता है, शरीर की जो WBC है उनको नष्ट कर देता है। जब जैसे ही WBC नष्ट होती है, शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है। और जैसे ही शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है, अनेकों जीवाणु या रोगाणु आक्रमण कर देते हैं शरीर पर, और शरीर में इतने रोग हो जाते हैं कि व्यक्ति वैसे ही मर जाता है। क्या बताया मैंने, बिल्कुल सरल है। एड्स होता है HIV वायरस के द्वारा,
एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नाम से ही पता चल रहा है ये वायरस क्या करता है, आप जो शरीर के अंदर जो WBC है, व्हाइट ब्लड सेल है, जिनको सैनिक कोशिकाएं भी कहते हैं, पुलिस कोशिकाएं भी कहते हैं, उनको ये वायरस नष्ट कर देता है। जब ये WBC शरीर में नष्ट हो जाती है तो शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र, जो रोगों से बचाने वाला जो तंत्र है, वो कमजोर हो जाता है। और जब रोगों से बचाने वाला तंत्र शरीर का कमजोर हो जाता है तो शरीर में अनेकों जीवाणु रोगाणु आक्रमण कर देते हैं, पूरा शरीर रोगों से छलनी हो जाता है और एंड में आदमी की सड़ सड़कर मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो एड्स किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है दोस्तों। ठीक है, कैसे फैलता है ये? एक ही ब्लेड के द्वारा, अगर कोई दाढ़ी बना रहे हैं, या असुरक्षित यौन संबंधों के द्वारा, बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, पढ़ेंगे कभी अपन बाद में अगर टाइम मिलेगा तो। ये वाला प्रश्न आप देखिए, भार को मापने की इकाई क्या है दोस्तों? क्या सेल्सियस है क्या भार को मापने की इकाई? क्या भार को मापने की इकाई कैलोरी है क्या? रिएक्टर है क्या? पाउंड है क्या? दोस्तों आप देख सकते हैं दोस्तों, सेल्सियस। अगर आपको तापमान को मापना है तो सेल्सियस काम में आता है। क्या काम में आता है? सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, या केल्विन या फ़ारेनहाइट। क्या आता है दोस्तों? फ़ारेनहाइट काम में आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भूकंप को नापने की जो इकाई होती है, भूकंप की तीव्रता को किस में मापा जाता है? रिएक्टर में मापा जाता है। कि भैया 4 रिएक्टर मतलब तेज भूकंप, 5 रिएक्टर मतलब और तेज भूकंप। ठीक है दोस्तों, कैलोरी से हमें क्या मिलती है भैया? कैलोरी ऊर्जा के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? ऊर्जा के बारे में बताता है। ठीक है दोस्तों, और पाउंड क्या है दोस्तों? पाउंड भार का मात्रक है। भार का मात्रक होता है पाउंड। ठीक है दोस्तों, पाउंड। आपको पता है दोस्तों कि 1 किलोग्राम में होते हैं 2.205 पाउंड। 1 किलोग्राम कितने पाउंड के बराबर होता है? 2.205 पाउंड के बराबर होता है। तो आई होप दोस्तों जो आज हमने प्रश्न करे हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया ना तो एक लाइक जरूर कर देना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। कमेंट भी आप करें। सभी अपना ख्याल भी रखें दोस्तों। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। सभी को वंदे मातरम, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा।